स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। मैं आपको मिल रहा हूँ अपने प्यारे चैनल आरटी एकेडमी पर। हम फिजिक्स में क्लास 12th में कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स। आज है दूसरा लेक्चर। स्फेरिकल मिरर आज का टॉपिक है। दिमाग में बात रखिए कि प्लेन मिरर कोर्स का हिस्सा नहीं है। सीबीएसई वालों को स्फेरिकल मिरर की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। हम स्फेरिकल मिरर में दो प्रकार के मिरर पढ़ा करते हैं। पहला है कॉन्वेक्स, दूसरा है कॉनकेव। क्या होते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव, आइए विचार करते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए कि ये रहा आपका कोई एक स्फेरिकल बॉडी। तो ये रहा बेटा आपका स्फीयर। जो है स्फीयर, उसमें आप अंदर चले जाए स्फीयर के और एक बिंदास सी पॉलिशिंग कर दें, और पॉलिशिंग करने के बाद इसे यहां से काट दें। और जब आप काटेंगे तो आपको जो मिरर मिलेगा वो 3D में कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसका अंदर का जो हिस्सा होगा वो पॉलिश होगा। तो मैं इसको ग्रे कलर से पॉलिश कर देता हूं ताकि आपको लगे कि यहां पर पॉलिश की गई है। क्लियर है मेरी बात? ये रहा आपका पॉलिश इलाका। अब कोई तुमसे कहे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में अंदाजा बताओ, तो ये जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। हम ज्यादातर रेफरेंसेस जो है मिरर्स के वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लेते हैं। कोई बच्चा ऐसा भी सोच सकता है कि सर जब ये सब किया तो मिरर में पॉलिश हमेशा अंदर से क्यों की? पॉलिश जो है वो बाहर से भी तो की जा सकती थी। तो हमने इसे बाहर से पॉलिश किया और बाहर से पॉलिश करके ऐसे काटा। काटने के बाद ये मिरर कुछ ऐसा नजर आएगा, जिसके बाहर का इलाका जो होगा वो पॉलिश्ड होगा। ठीक, इस तरह से इलाका पॉलिश्ड होगा। हम इस तरह के मिरर्स को बनाने के लिए इसका प्रोजेक्शन ऐसा बनाया करते हैं, वो 3D में कभी वो लुक नहीं बनाते। और इस तरह के मिरर को बनाने के लिए हम ऐसा प्रोजेक्शन बनाते हैं और इसके बाहर पॉलिश करते हैं, 3D में नहीं बनाते हैं। आप देखें तो आप सीधा सीधा ये बात बोल पाएंगे कि जहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बल्ज्ड आउट है। बल्ज्ड आउट का मतलब ये हुआ कि वो बाहर उभरी हुई है। और यहां देखें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो आपको दिखाई दे रही है वो बल्ज्ड इन है। ठीक है, बल्ज्ड इन, बल्ज्ड आउट, ये दो तरह की सरफेसेस आपको दिखाई दे रही है। दूसरी खास बात सुनिए क्या है। जिसकी सरफेस बल्ज्ड इन है, ये बल्ज्ड आउट है, ये बल्ज्ड इन है। जो बल्ज्ड इन है ये हमारा कॉनकेव है। याद करने का बचपन का तरीका याद करें। केव मतलब गुफा, गुफा जो अंदर की ओर घुसी हुई है। मतलब जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है वो कॉनकेव है, और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है वो कॉन्वेक्स है। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है मेरी बात? ये पहचान है। और दो ही तरह के स्फीयर्स हमें पढ़ने। देखिए क्या सीन। अगली कहानी देखिए, 3-4 टर्म है। पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस एक साथ ही है, अलग अलग नहीं है। यहां पर COC का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ROC का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं ऊपर वाले जो शब्द हैं जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले बता देता हूं, बाद वाली चीजें पहले वाली चीजें बाद में बताता हूं। तो देखो क्या है, ये जो स्फीयर है, जैसे ये एक मिरर बना। अब इस मिरर को सोचो तो पूरा पूरा स्फीयर कंप्लीट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो तो सकता है। भले ही उसको एक हिस्से से काट दिया, पर इमेजिनरी स्फीयर तो कंप्लीट कर सकते हैं। वो इमेजिनरी स्फीयर इसका ओरिजिनल स्फीयर का शेप ले लेगा। उस पर्टिकुलर स्फीयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर COC कहलाएगा, और इस स्फीयर की जो रेडियस होगी वो ROC, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। यानी अगर मैं इस स्फीयर का स्फीयर कंप्लीट करता इस अपने मिरर का, तो कहीं ना कहीं सेंटर मिलता उस स्फीयर का, COC कहलाता, और इसकी जो रेडियस है वो ROC कहलाती। उसी तरह आप देखें इसका स्फीयर कंप्लीट करते तो कहीं ना कहीं सेंटर मिलता, COC कहलाता, और कहीं ना कहीं ये रेडियस मिलती जो इसकी वो ROC कहलाती। ये है कि सी। अगले दो टर्म्स है पोल और प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं आपको बता देता हूं क्या होते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपने मिरर बनाया इस तरह से,
और ये मिरर बनाने के बाद आपने कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर प्राप्त किया कि ये COC है, और ये COC आपके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कहाँ ढूंढ पा रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो है, इसका स्फीयर कंप्लीट करोगे तो एक ही सेंटर मिलेगा, वो फिक्स है, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये COC। अब इस मिरर पे कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करिए जिसे आप बोलेंगे पोल। किस पॉइंट को पोल बोलेंगे? कोई भी जो आपने सेलेक्ट कर लिया वो पॉइंट पोल। जनरली हम बोर्ड की किताबों में पढ़ते हैं कि मिड पॉइंट पोल होता है, बचपन से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता। कोई भी पॉइंट पोल बन सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे पोल बोल रहे हैं। बस फिक्स करें कि एक बार पोल बोला तो वही पोल है, फिर कोई दूसरा पोल नहीं। खास बात और भी है कि ये जो पोल बनाया आपने, इससे आप अगर आप ज्योमेट्रिक सेंटर पर बनाएंगे या मिड पॉइंट के आसपास कहीं बनाएंगे तो रे डायग्राम्स जो इमेज फॉर्मेशन के लिए हैं वो आसान बन जाते हैं। वंस यू सेलेक्ट द पोल, तो पोल को सेलेक्ट करने के बाद आप इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें। ये जो इमेजिनरी लाइन बन रही है इसे नाम दिया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। जो है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली इस बात का सहारा है कि सारे के सारे रे डायग्राम्स के जो फंडे हैं वो इस प्रिंसिपल एक्सिस को बेस बनाकर रेफरेंस लेकर ही किए जाते हैं। तो हमने क्या डिफाइन किया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और क्या डिफाइन किया? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और क्या डिफाइन किया? पोल, और फिर क्या डिफाइन किया? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है मेरी बात? आगे देखिए बच्चे, पैरेक्सियल एंड मार्जिनल रेस क्या होती है? पैरेक्सियल और मार्जिनल रेस के संबंध में थोड़ी ही बात बोलूंगा, हालांकि बड़ा कॉन्सेप्ट है। मार्जिनल रेस का कॉन्सेप्ट काफी बड़ा है, लेकिन अपने बोर्ड में इतनी डिटेल में नहीं आता, तो जितना काम हमें करना है बस उतना ही करेंगे। आप यहाँ पर इस तरह से मिरर सोच लीजिए। आप मिरर में पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढ चुके हैं। पोल आपने डिसाइड किया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें पहले से मिल रहा था, तो यहाँ पर आपने प्रिंसिपल एक्सिस भी डिजाइन कर ली। कुछ इंसिडेंट रेज आप पाएंगे कि पोल के बहुत पास या प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास आ रही होगी, इस तरह से बहुत करीब। ये रेज जो है वो इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन के एंगल्स भी बहुत छोटे बनाएंगी। कुछ ऐसी महान विभूतियां रेज होंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर आ रही होंगी इन रियलिटी। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली रेज हैं ये कहलाती हैं पैरेक्सियल रेज। क्या कहलाती है बेटा? पैरेक्सियल रेज। और ये जो ऊपर रेज है ये क्या कहलाती है बेटा? ये जो ऊपर आ रही है ये कहलाती है मार्जिनल रेज। बेटा एक है पैरेक्सियल रे और एक है बेटा मार्जिनल रे। इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखें। एक और खास बात है, मैं आपको बोलता हूँ कि मार्जिनल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत दूर है, पैरेक्सियल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है। और सिलेबस में जितना फंडा है, पूरा का पूरा सिलेबस जो हमें पढ़ना है वो सब पैरेक्सियल पर पढ़ना है। लेकिन आप सोचें कि प्रिंसिपल एक्सिस के इतने पास रेज बनाकर रे डायग्राम अच्छे साफ सुथरे नहीं बन सकते। तो हम रेस को इतना ऊपर ही बनाएंगे जितना मार्जिनल रेस बना रखी है, लेकिन इस बात को दिमाग में फंसा के रखेंगे कि भले ही हमने पैरेक्सियल रेस को दूर बना रखा है, लेकिन वो हमारे मन में है कि रेस पैरेक्सियल है जिनका डायग्राम हम बड़ा बना के दिखा रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? तो पैरेक्सियल रेस के लिए ही सारा सिलेबस है, यानी जितने फॉर्मूलास पढ़ेंगे, जितने लॉज पढ़ेंगे, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे के सारे लॉज, सारे के सारे फॉर्मूलाज सिर्फ और सिर्फ पैरेक्सियल रेस पर होल्ड करेंगे, मार्जिनल रेस पर होल्ड नहीं करेंगे। अच्छा साहब, फोकस एंड फोकल लेंथ क्या है बताओ? छोटी सी डेरिवेशन है, आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढ चुके हैं, कहीं पोल डिफाइन कर चुके हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए। हमारे पास कहीं से कोई एक रे आ रही है जिसे हम पैरेक्सियल रे बोल रहे हैं। और खास बात क्या है, ये जो रे आ रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस के बच्चा पैरेलल है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे किसी पॉइंट से पास हो जाती है। जब ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो आपको लगेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट से कट करके जा रही है। जिस पॉइंट से कट करके जाएगी यही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? फोकस कहलाएगा।
तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली कोई भी पेरिक्सियल रे जिस पॉइंट से कट करके जा रही है उस पॉइंट को फोकस बोलेंगे। इसको अल्टरनेटिवली ऐसा बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे फोकस से ही होकर जाएगी, उसकी मजबूरी है अगर वो पेरिक्सियल रे है तो। अगर पेरिक्सियल ना हो तो क्या होगा? तो कुछ खास नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मतलब कुल मिला के ये बात है कि डेरिवेशन करनी पड़ेगी। तो चेक कर लेते हैं भाई क्या सीन है इनका। ये हमने बना लिया नॉर्मल। नॉर्मल आपको कैसे पता कि नॉर्मल है? तो किसी भी स्फीयर में परपेंडिकुलर बनाओगे उसे ही नॉर्मल बोलोगे। किसी भी स्फीयर में जो परपेंडिकुलर होता है वो तो हमारा सेंटर से पास होता है, उसकी रेडियस होती है, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली कोई भी लाइन नॉर्मल कहलाती है। एक बात तय है बच्चों कि अगर ये एंगल इंसिडेंस का है तो तय है कि ये एंगल भी इंसिडेंस का है। अरे तो रिफ्लेक्शन का एंगल है, I = R, जितना एंगल का इंसिडेंस, जितना इंसिडेंस का एंगल उतना ही रिफ्लेक्शन का एंगल। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं कि आप ऑल्टरनेट एंगल देखें, तो ये एंगल भी आई रहा। कुल मिला के ये हुआ कि ये Z बन रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल है, ऊपर आई तो नीचे भी आई। अच्छा, तो आप एक काम करिए, तुरंत ही विचार करिए इस बात का कि सर ये परपेंडिकुलर डाला जाए। परपेंडिकुलर डाला, गौर से देखना जो रेड वाली लाइन है वो सेंटर से सरफेस तक जा रही है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर की हो गई। और क्योंकि आपने ये जो ट्राइंगल बना रखा है ना, देखना गौर से, मैं ट्राइंगल दोबारा आपके लिए अलग से बना देता हूं तो अच्छा लगेगा आपको। अलग से ट्राइंगल बनेगा तो देखना, ये ऐसे, फिर ऐसे, और फिर इसको ऐसे मिलाया गया। और उधर देखना मैंने क्या नाम दिए, इसको C नाम दिया है, इसे F नाम दिया है, और इसे कुछ भी नाम दे दो, इसे Q नाम दे दो। चलो इसे Q नाम दे दिया। आप किसी भी एंगल को यहाँ पर I बोल रहे थे, यहाँ भी इसे I बोल रहे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है। परपेंडिकुलर बेटा हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब है आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालोगे तो बाइसेक्ट कर देगा, r/2 दूरी हो जाएगी ये, और r/2 दूरी हो जाएगी ये, इस प्रकार से। क्लियर है मेरी बात? और दूसरी खास बात क्या है कि जो CF है वो FQ के परपेंडिकुलर हो जाए, बराबर हो जाएगा। CF = FQ, ये हो जाएगा क्योंकि आइसोसेलेस दिखाई दे रहे हैं, बराबर एंगल बराबर साइड। पहली बात तो ये नजर आएगी इसमें। दूसरी खास बात क्या है कि आपको अगर ये फोकस डिफाइंड है तो पोल से लेकर फोकस तक की दूरी कहलाती है फोकल लेंथ। तो दुनिया वाले अगर फोकल लेंथ पूछने लग जाएं तो आप ये कहेंगे कि भैया फोकल लेंथ का मतलब क्या होगा? फोकल लेंथ का मेरे बच्चे मतलब होगा FP, और FP का मतलब होगा CP - CF, ये होगा मतलब। अच्छा लगा? CP, C सेंटर से लेके पोल मिरर तक की दूरी, ये तो कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, माइनस CF, ये CF कितना है? तो हम कहेंगे यार कोई दिक्कत नहीं है, CF ही तो है, बातें करते हैं कितना। अब देखो बातें करते हैं कितना। देखो r/2 मिला के क्या हुआ R, ये कितना है r/2, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है I, CF ही तो तुम्हें चाहिए। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज और थीटा के पास वाला ये बेस है। तो जरा मैं cos I लगा लूं क्या? cos I का मतलब होगा बच्चा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि CF है। तो अगर मैं CF की वैल्यू ढूंढूं तो मेरे पास आएगा बेटा r/2 sec I। cos I नीचे आएगा तो ऊपर जाके sec I बन जाएगा। हमने इसे sec I बना लिया। अब इसे हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। देखो तो बच्चा लिखेंगे r - r/2 sec I, और ये रहा अपना फोकल लेंथ का रियल फॉर्मूला। मगर क्योंकि हम ये मान कर चल रहे हैं, विचार करके चल रहे हैं कि जो सारा सिलेबस है वो सिर्फ पेरिक्सियल रेस के लिए पढ़ना है, मार्जिनल रेस का कॉन्सेप्ट हम जानते ही नहीं या हमें सोचना ही नहीं है, तो फॉर पेरिक्सियल रेस अगर रेस पेरिक्सियल है तो तुम जानते हो कि ये पॉइंट बहुत पास रहा होगा। तो सेंटर से अगर लाइन ड्रॉ करते तो कॉमन सेंस है कि जो एंगल बनता वो कितना छोटा बनता। अगर छोटा एंगल बनता तो तुम ये इंश्योर कर पाते कि सर ये तय हो गई मेरी बात कि पक्का पक्का जो एंगल्स बन रहे हैं वो बहुत छोटे हैं। तो I and R are very small, यानी कि I और R बहुत ही छोटे हैं। और जब भी कभी ऐसा होता है तो आप पाते हैं
कि cos i की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर है। ये क्या बकवास है? आपको स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन 10 बार बताया गया है, इसी चैनल पे बताया गया। नहीं पता है तो भी याद रख लें, अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा, थीटा और टैन थीटा बराबर है। फिर सुने, थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा, थीटा और टैन थीटा बराबर है, और cos थीटा की वैल्यू 1 है। sec थीटा कुछ और नहीं 1 अपॉन cos होता है, cos अगर 1 है तो sec भी 1 है। तो फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई -r/2 और i की वैल्यू 1 हो गई। इस वजह से ये बन गया r/2, जिसे हम कह रहे हैं फोकल लेंथ। ये फॉर्मूला आपकी डेरिवेशन दिमाग में सेटल होनी चाहिए कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है पेरेक्सियल रेस के लिए। इसका मतलब जो फोकस है ये फॉर पेरेक्सियल रेस, पेरेक्सियल रेस के लिए मिड पॉइंट होता है सीपी का, मिड पॉइंट ऑफ सीपी। ये तो ये रहा अपना फोकस, फोकस का कॉन्सेप्ट, कहानी खत्म, पैसा आ जाए, मजा आ गई। अब चर्चा किसकी करते हैं? अब चर्चा बेटा करते हैं इमेज फॉर्मेशन की, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर से। थोड़े स्पेशल केसेस पढ़ेंगे। चलिए 4 स्पेशल केसेस पढ़ते हैं जो कॉनकेव मिरर के लिए हैं, और फिर इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। मतलब हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो बेटा होल्ड करेगा I = R, लेकिन हर बार I = R मेजर कर करके हम सवाल नहीं लगा रहे होंगे, हम इमेज फॉर्मेशन नहीं कर रहे होंगे। हम मिरर्स के लिए जो इमेज फॉर्मेशन करेंगे वो I = R लगा कर कुछ स्पेशल केस हम डिजाइन कर चुके हैं, और वो स्पेशल केसेस जो पेरेक्सियल रेस के लिए डिफाइंड है हम वहां पर काम करने वाले हैं। ये फोकस है बेटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। विशेष ध्यान में रखकर ये बनाया जाता है कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो F = R/2 का रिलेशन होल्ड करें। पहला तो एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप याद रखें, बचपन से आपको याद होगी कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी। रिवर्सिबिलिटी भी ट्रू है कि अगर कोई रे फोकस से आ रही तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रिवर्सिबिलिटी तो होल्ड करती ही। इसके अलावा दूसरा केस देखें कि अगर ये 2 हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा, अब तीसरा केस देख रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी पाथ को चेंज किए अपने पाथ पे 180 डिग्री के डेविएशन से अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, वापस चली जाएगी। ठीक है, अच्छी बात। चौथा केस देखें। चौथा केस ये है कि अगर कोई रे पोल पर फॉल कर रही है और वो प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है तो वो रे प्रिंसिपल एक्सिस से अगेन थीटा एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरह से ये 4 केसेस बन गए। सुपरपोज्ड केसेस है, मैं इसके 4 डिफरेंट डायग्राम्स बना सकता हूं, पर एक ही काफी है, बड़े हो चुके हैं तो ये चीजें आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा मिरर बना लिया है इस बार। जितना बड़ा डायग्राम बनाते हैं इतना बड़ा मिरर है नहीं, बहुत ही नन्हा मुन्ना मिरर लेना होता है हमें, ताकि रेज हमेशा पेरिफेरल रहे, मार्जिनल रेज का केस ही ना बचे। आप देखें यहाँ पर बच्चा आपको पोल मिलेगा, यहाँ पर फोकस मिलेगा, यहाँ पर बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। रेज हमेशा इधर से आएंगी, जब रेज यहाँ से आ रही हैं तो लॉजिकली ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस हो जाएंगी। पर जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो रे 100% आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी तो नहीं, लेकिन फोकस से आती हुई अपीयर होगी। कि अगर मिरर जैसा कुछ ना होता तो ऐसा लगता कि जैसे रे फोकस से ही आ रही है ये। और फिर रिवर्सिबिलिटी भी ट्रू है कि अगर फोकस पे टारगेट करती हुई रे भेजी जाए, फोकस पे टारगेट करती हुई रे भेजी जाए तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एक रे और देखिए, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई अपीयर हो रही, ऐसा लगे कि रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को टारगेट करके इंसिडेंट कराई गई, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर को टारगेट करना है, तो फिर वही बात, ये रे बिना किसी अपने पाथ को बदले अपने ही पाथ को रिट्रेस करके चली जाएंगी। आखिरी रूल देखिए क्या है, अगर कोई रे पोल पर गिर रही है तो सेम एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बनाती हुई ये चली जाएगी। ऊपर वाली इंसिडेंट रे है, नीचे वाली रिफ्लेक्टेड रे है, और ये काम हो गया 4 रेस का कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों के लिए। यहाँ पर मीट करती हुई अपीयर होती है, वहां एक्चुअली मीट करती है, इसके अलावा कुछ नहीं। कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन के केसेस देखें बेटा। सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाया जाए, 6 केसेस हैं, आज हम यही करने वाले हैं। बचपन से हम करते आए हैं, लेकिन ध्यान रखें जो भी इस नेता नगरी में कि हम बचपन से करते आए इसलिए हमें पता है
पेपर गड़बड़ करते हैं। जो भी आप कर चुके हैं उसे दोबारा एक्सरसाइज करिए ताकि आपकी चीजें कंफर्म हो जाए कि आपने अभी ही पढ़ा है और आप कोई भी स्टेप उसमें मिस करने वाले नहीं। यहां कहा जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एट इंफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे। ध्यान रखिएगा कि जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज जो ऑब्जेक्ट से रे आती है वो एक दूसरे के पैरेलल आती है। हाँ, इस बात की छूट है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो सकती हैं और इस बात की भी छूट है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, मतलब ऐसे रेस आ सकती है। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो रेज इंफिनिटी से आ रही हैं और इंफिनिटी से आती हुई रेज एक दूसरे के पैरेलल होती है, ये कंपलसरी है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इस बात का कोई नियम नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, इसलिए मैं जनरल केस बता दे रहा हूं। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों रेज एक दूसरे को किसी एक सर्टेन पॉइंट पे कट करेंगी इस तरह से, और आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है कि ये यहां पर कट कर रही है, जहां पर फोकस था हमारा, जहां फोकस है वहां पर बन गई इमेज। ये बन गई इमेज। तो इमेज कहां बन रही है बेटा? हम जानते हैं कि जो इमेज है वो एट फोकस बन रही है, फोकस पर इमेज। कैसी है बेटा? हाईली डिमिनिश्ड है। हाईली डिमिनिश्ड का क्या मतलब है? हाईली डिमिनिश्ड का मतलब है कि बहुत छोटी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। इन्वर्टेड है, जवाब है हाँ इन्वर्टेड है। आपको कैसे पता कि इन्वर्टेड है? सब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, इमेज नीचे की तरफ है, तो उल्टी होगी, 180 डिग्री इन्वर्ट होगी। रियल है कि वर्चुअल है? तो हम कहेंगे रियल इमेज बन रही है। रियल कैसे बन रही है? यहाँ पे कोई स्क्रीन रख दोगे तो ये रेज स्क्रीन पर पड़ेगी, वहां पे इमेज कैप्चर की जा सकती है। तो आप ऐसे याद रखिए, जब रियल रेज कट करेंगी तो रियल इमेज, और जब रेज कट नहीं करेंगी तो वर्चुअल इमेज। इस तरह का केस रहेगा। आप 3-4 बातें बताया करते हैं, इमेज कहां बन रही है, बड़ी है या छोटी है, और इमेज का नेचर कैसा है, रियल है या इन्वर्टेड। अब इसी का बेटा दूसरा केस करते हैं। हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से मिरर के थोड़ा पास लाते हैं, पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अभी भी दूर रखेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अभी भी बेटा दूर रखेंगे। जैसे हमने कहा कि ये पोल है, और फिर हमने कहा कि ये फोकस है, और उतनी ही दूरी पर कहीं जाकर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लिया। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा, इसे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं दूर रखा, और फिर ये कहने की कोशिश करी कि जो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी रखा है। बियॉन्ड सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखा है। तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, एक रे। हमेशा ध्यान रखना कि इमेज बनती बहुत सारी रेज से है, लेकिन हमें बनानी 2 ही रेज होती हैं। जहां 2 रेज मीट करेंगी वहीं सारी मीट करेंगी। तो 2 स्पेशल रेज निकाल लीजिए। एक निकालिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो पास कहां से होगी बेटा? आप सब जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे फोकस से पास होगी। दूसरी रे कहां से निकालेंगे सर? पोल पर डाल दीजिए। जो 4 केस सिखाए गए उसमें से कोई भी फॉलो कर लीजिए, क्या बुराई। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली रे जितने एंगल पर इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। तो आपने उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्शन बना दिया कि ये थीटा है सर, तो ये भी थीटा है, आई बराबर आर होल्ड करता है ये, तो ये रही रिफ्लेक्टेड रे। इस तरह से, और दोनों रेज एक दूसरे को जहां कट कर रही हैं वहां पर हमारी इमेज बन जा रही है इस तरह से। अब ये रही इमेज। अब देखिए, जो इमेज है बेटा वो कहां बन रही है, अगर इस पे गौर करोगे तो तुम पाओगे कि ये इमेज बिटवीन C एंड F बन रही है, C और F के बीच में बन रही है। दूसरी बात, रियल है कि नहीं है तो कहोगे हाँ रियल रेस कट कर रही है, रियल है। इन्वर्टेड है कि नहीं है तो कहोगे हाँ इन्वर्टेड है। उसके बाद अगर कोई तुमसे कहे कि ये एनलार्ज है कि डिमिनिश्ड है तो तुम कहोगे डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी हो गई है, तो डिमिनिश्ड। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गए थे। 2 केसेस हमने बना लिए, 6 केसेस टोटल हैं। हम बचपन से जानते हैं कि 6 केसेस पढ़ने हैं इसके। इसके बाद ये रे जो है कैसे बनाएंगे, एक नए केस के लिए, नया केस मतलब थर्ड केस मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एग्जैक्ट हम अपने ऑब्जेक्ट को रख देंगे। ये रहा हमारा पोल, यहां रहा फोकस, यहां रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही लाकर एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो क्या होगा वो देखें। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो
तो लॉजिकली ये रे एक निकालेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली रे जो है वो फोकस से ही होकर जानी, तो फोकस से होकर गई इस तरह से। और फिर एक रे जो है वो हम निकाल रहे होंगे पोल पर, और पोल से जो रे है वो उतना ही एंगल बनाकर निकल जाएगी जितना एंगल बनाकर वो इंसिडेंट हो रही थी। इस तरह से रे यहां से निकल गई, और जहां ये दोनों रेज एक दूसरे को कट कर गई वहां पर बेटा इमेज फॉर्म हो गई। और इमेज कैसे फॉर्म हो गई आइए देखिए, तो आपको दिखेगा इमेज ऐसे फॉर्म हुई यहां पर, ये रही इमेज। आप देखें कि ऑब्जेक्ट को आपने कहां रखा था बेटा, बहुत गौर से देखिएगा, ऑब्जेक्ट एट सी रखा था, तो इमेज बेटा कहां बन रही है वो देखें। इमेज जो बन रही है वो भी एट सी ही बन रही है। और खास बात क्या है कि रियल है बेटा, रियल के साथ क्या ये इन्वर्टेड है, तो हम कहेंगे हाँ ये इन्वर्टेड है। उसके बाद क्या ये सेम साइज की है, तो जवाब है हाँ सेम साइज की है। ये साइजेस के कंपैरिजन आपको तब एग्जैक्ट पता चलेंगे जब हम इसमें ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। फिलहाल ये केस होने के बाद एक और केस बेटा आपके लिए बना देते हैं यहां पर। देखो अब की बार जो ऑब्जेक्ट है वो और अंदर आ जाएगा, ये पोल रहा, ये फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अब आपका जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो आ गया फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ऑब्जेक्ट को आपने यहां रख दिया, एक रे निकालें, और उसे फोकस से पास करें, फिर एक रे निकालें पोल से, उसे सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करा दें, तो आपको ऐसा लगेगा रे यहाँ कट कर रही है, ये रे इधर गई रिफ्लेक्ट हुई, ये रे यहाँ आ रही थी ये रिफ्लेक्ट हुई, जहां इन रेज ने एक दूसरे को कट कर दिया वहां पर बेटा इमेज बन गई। आपको दिख रहा है कि इमेज इस बार बड़ी है, रियल है, इन्वर्टेड है। तो ऑब्जेक्ट आपने कहां रखा है उसे गौर से देखिए, ऑब्जेक्ट आपने रखा है बिटवीन C एंड F, और दूसरी बात जो इमेज है वो कहां बन रही है, तो इमेज के लिए कोई बच्चा तुरंत कहेगा कि इमेज तो सर बियॉन्ड C बन रही है। अच्छा कैसी बन रही है, तो तुम कहोगे कि रियल है, और दूसरी खास बात क्या है कि ये इमेज इन्वर्टेड है, और एनलार्ज है कि डिमिनिश्ड है, तो तुम कहोगे नहीं नहीं इस बार तो एनलार्ज हो गई। तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है वैसे वैसे इमेज दूर जा रही है, जैसे जैसे इमेज दूर जा रही है इमेज का साइज बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, अच्छी बात। इसके बाद नया केस करते हैं। देखो कॉनकेव मिरर में ही एक नया केस, ये रहा आपका प्लेन मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर। यहाँ पर आपने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस और प्लॉट किया पोल, प्लॉट किया बेटा फोकस, प्लॉट किया बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट को उठाकर आपने इस बार फिक्स कर दिया कि फोकस पर है। यानी यहाँ आप कॉन्फ़िगरेशंस में लिखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो है एट फोकस। तो इमेज कहाँ बनने वाली है, कैसे बनने वाली है, उसकी चर्चा हम अभी करते हैं। एक रे को तो आप बेटा ऐसे निकालिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है इस तरह से, और पैरेलल वाली रे पक्का फोकस से होकर जाएगी तो आपने निकाल दी। दूसरी रे को अगर आप देखें कि वो पोल पर गिर रही है, और पोल वाली रे को जब आप रिफ्लेक्ट कराएंगे सेम एंगल से, तो आप पाएंगे कि जो हमारा रे है दोनों की दोनों, ये दोनों रेज पैरेलल हो गई। ऐसा पाया जाएगा कि रेज पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल रेज एक दूसरे को कहां कट करती हैं, इंफिनिटी पे। जहां कट करती है रेज वहीं बनती है इमेज, तो हम कहेंगे कि जो इमेज है वो बन रही है इंफिनिटी पे, एट इंफिनिटी। और दूसरी खास बात क्या है कि रियल है, हाँ रियल है। रियल है तो क्या इन्वर्टेड है, तो हम कहेंगे हाँ इन्वर्टेड तो है। और इन्वर्टेड है तो क्या एनलार्ज है, नहीं नहीं हाईली एनलार्ज है, बहुत बड़ी हो गई है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो इसलिए हाईली एनलार्ज। अगला केस देखें, लास्ट केस है बेटा इसका। हालांकि इससे बहुत ज्यादा केसेस और भी होते हैं, लेकिन बोर्ड सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं होता, इसलिए हम 6 पर रुक जाएंगे, वरना वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी आपको कराया जाता आरटी अकेडमी में। तभी हम जब नीट की क्लासेस स्टार्ट करेंगे अपनी, तो वहां पर हम इस डिटेल में जाएंगे, पर फिलहाल बोर्ड्स में सब नहीं आता, तो जितना आता है उतना ही काम करना है। ये ऑब्जेक्ट रखा, अब ऑब्जेक्ट से निकालनी है रेज, तो एक निकालिए बेटा आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो पैरेलल रे है वो फोकस से होकर जाएगी, तो
अपने फोकस से होकर निकाल दी। अब एक रे जो है वो निकालिए आप पोल से, तो पोल वाली रे सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो आप सेम एंगल पे बेटा रिफ्लेक्ट कर दीजिए और आप पाएंगे कि ये जो दोनों रेज हैं ये एक दूसरे से रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज होने का मतलब ये एक दूसरे से दूर जा रही है, तो कट तो कभी करेंगी, फैलती चली जा रही है, और जब कट नहीं करेंगी तो इमेज भी नहीं बनेगी। तो हम क्या करते हैं ऐसे समय पर, हम इसको बैक प्रोड्यूस करते हैं। बैक प्रोड्यूस करने का मतलब है कि हम इसे पीछे की ओर और बढ़ा लेते हैं। इस बढ़ाने से क्या होता है कि हमारी आंखों को ऐसा परसीव होता है कि शायद ये रेस पीछे से आ रही है, और पीछे से आने वाली रेस कुछ ऐसे हैं, और ये भी अगर हम इस तरह बना लें तो शायद ये कट करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, ये कट कर गया। जहां भी कट कर गया उसके बाद जगह नहीं है शायद, तो जहां भी कट कर गया वहां पर बन रही है आपकी एक इमेज, और आप देखें एक एनलार्ज इमेज बन रही है, लेकिन यहाँ पे कोई रियल रेस कट नहीं कर रही है, तो इमेज कैसी है बेटा, वर्चुअल है। दूसरी खास बात, इसको इरेक्ट या अपराइट दो नाम दिए जाते हैं। इरेक्ट या अपराइट का मतलब है जिस तरफ है ऑब्जेक्ट उसी तरफ है इमेज, तो इस तरह से छठा केस बनता है। यानी कॉन्केव मिरर जो है वो रियल और इन्वर्टेड, रियल और वर्चुअल दोनों तरह की इमेजेस बना सकता है। इन्वर्टेड भी बना सकता है, इरेक्ट भी बना सकता है, छोटी इमेज भी बना सकता है, बड़ी इमेज भी बना सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि कॉन्केव मिरर जब हमने लिया तो कॉन्केव मिरर में जब वर्चुअल इमेज बनी तो वो हमेशा हमेशा एनलार्ज थी, कभी डिमिनिश नहीं थी। यही अंतर है कॉन्वेक्स और कॉन्केव में। कॉन्वेक्स में जब इमेज बनेगी वर्चुअल तो वो बनेगी हमेशा छोटी, कॉन्केव में बनेगी तो हमेशा बनेगी बड़ी। कॉन्वेक्स मिरर की बातें करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम देखें तो कॉन्वेक्स मिरर का पहला केस बेटा आपको बनाकर दिखाते हैं। इसमें दो ही केसेस हैं, ज्यादा केसेस अवेलेबल नहीं। तो ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हमें रखना है इंफिनिटी पे, तो फर्स्ट केस में बेटा ऑब्जेक्ट जो होगा वो इंफिनिटी पे होगा, और इंफिनिटी से आने वाली रेज हमें नहीं पता कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी या नहीं होंगी, व्हाटएवर, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो आपस में पैरेलल होंगी। मिरर को एडजस्ट करके हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बना भी सकते हैं, और मिरर के ओरिएंटेशन को बदल के प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं भी रख सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल आप देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर आती हुई अपीयर होगी, तो इस तरह से बन गया। फिर देखें ये भी वही केस है, और ये रे डायग्राम पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। तो इमेज जो है वो बन गई फोकस पर, फोकस पर इमेज बन रही है, डिमिनिश्ड है, ना सिर्फ डिमिनिश्ड है, हमें कहना चाहिए कि हाईली डिमिनिश्ड है। दूसरी बात यह है कि वर्चुअल है और वर्चुअल के साथ इरेक्ट है। दूसरा केस क्या, इसमें दो ही केसेस हैं, तीसरा नहीं है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, इनके आगे पीछे कुछ भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिश के साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह फाइंड हो रहा है, यहां मिल रहा है, तो इस तरफ आप ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते हैं। इसलिए फिर इंफिनिटी का केस या फिर एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल का केस, तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दीजिए, इमेज फॉर्मेशन एक ही डिजाइन का रहने वाला है। यहां से एक रे पैरेलल निकालिए, पैरेलल वाली रे जो है वो चमत्कारी ढंग से रिफ्लेक्ट होगी और फोकस से जाती हुई अपीयर होगी, तो फोकस से आपने पास करा दी इस रे को, और दूसरी जो रे है उसे आप पोल से गुजारिए। पोल वाली रे एक दूसरे को बिल्कुल बराबर एंगल से रिफ्लेक्ट होने वाली है, इस तरह से थीटा, ये भी थीटा, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये दोनों रेस रिफ्लेक्टेड वाली एक दूसरे को कट नहीं करने वाली, तो यू हैव टू बैक प्रोड्यूस द रे। बैक प्रोड्यूस करके देखो कि कहां कट करती हुई अपीयर हो रही है, जहां भी कट करती हुई अपीयर होगी वहीं पर बन जाएगी हमारी सुंदर इमेज, और ये बन गई हमारी इमेज। और आप देखें इमेज जो है वो बन रही है बिटवीन पोल एंड एफ, बिटवीन पोल एंड एफ। और दूसरी क्या खास बात है कि वर्चुअल है, सर इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। तीसरा कोई केस नहीं है भाई साहब के पास। इसका मतलब ये होगा कि कॉन्वेक्स कभी भी बड़ी इमेज नहीं बनाता, कॉन्वेक्स कभी भी बड़ी इमेज नहीं बनाता, कॉन्केव बनाता है। तो वर्चुअल इमेज बोली जाए तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों हो सकते हैं, परंतु
अगर बड़ी बन रही है तो कॉनकेव है, छोटी बन रही है तो कॉन्वेक्स है, और रियल इमेज बन रही है तो फिर तो कॉनकेव ही है, कॉन्वेक्स में कोई रियल इमेज का केस नहीं है अंटिल वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज देयर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कोर्स जो है हमारा नहीं है, वो जेई में और नीट में करना होता है, बोर्ड में नहीं है, इसलिए मैं वो कॉन्सेप्ट ले भी नहीं रहा हूँ। तो फिलहाल हमें ये सारी बातें याद रखनी है। ये पुरानी है, 10th क्लास की कहानी है, याददाश्त ताजा कराइए, लेकिन आपको आनी चाहिए। सीबीएसई के बच्चे ध्यान रखें, क्वालिटेटिव एनालिसिस दिया हुआ है और इस पे सवाल आ सकते हैं, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। ये मत सोचे कि ये पुराना कोर्स है हमें नहीं करना है, कोर्स में मेंशन्ड है कि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस इसका आना चाहिए, मतलब यहाँ से सवाल बन सकते हैं, तो आप इसे देखिए। अगले लेक्चर में हम मिरर फॉर्मूला जनरेट करेंगे, मिरर फॉर्मूला के 8-10 सवाल लगाएंगे और फिर रिफ्रैक्शन पे आ जाएंगे। अगला लेक्चर जो है वो मिरर फॉर्मूला पर रहेगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर को यहाँ पर चर्चा हम समाप्त करते हैं। मैंने काफी सारा काम करा रखा है और लगभग सब कुछ करा दिया है मिरर को लेकर। मिरर फॉर्मूला और न्यूमेरिकल बचे हैं, साथ में मैग्निफिकेशन, उसके बाद मिरर खत्म हो जाएगा। एक लेक्चर ज्यादा से ज्यादा 1.5 लेक्चर लगेंगे, रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमें फॉलो करते रहेंगे तो पूरे साल का कोर्स इसी प्लेटफॉर्म पे आपको लगातार मिलता रहेगा। आरटी एकेडमी पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।